हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 7 के चैप्टर 2 तक का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक से संबंधित है। पहला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में तोमरों एवं चौहानों के राज्यकाल में कौन सा शहर वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में परिवर्तन हुई जिसने उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित किया। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ शुरू हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13वीं शताब्दी। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के तहत बड़े क्षेत्र पर फैला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, तोमरों एवं चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। दूसरा है, इस शहर में बहुत से मौर्य व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तवारीखों के संबंध में गलत कथन को चुनें। पहला है, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी भी सलाह देते थे। दूसरा है, तवारीख वे हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा अरबी में लिखे गए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तारीख या तवारीख सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1236 में। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर 1236 में बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची को सुमेलित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सैयद वंश का
1414 से 1451 होगा। खिलजी वंश का 1290 से 1320 होगा। तुगलक वंश का 1320 से 1414 होगा और लोदी वंश का 1451 से 1526 होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेकर 1236 तक था। रजिया का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक था। गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 से लेकर 1287 तक था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक था। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से लेकर 96 तक और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक था। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 तक था। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1324 तक, मोहम्मद तुगलक का शासनकाल 1324 से 1351 तक और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक था। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक था। खिद खान का शासनकाल 1414 से 1421 तक था और लोदी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक था। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 तक था। अगला प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजिया। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, वारंगल किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्धा। उनका नाम दीदी से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, मिन्हाज और सिराज के अनुसार ईश्वर ने जो आदर्श समाज बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। दूसरा है, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह इल्तुतमिश की बेटी है। तीसरा है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय चोल वंश का राज्य था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसीलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित कराया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिलालेखों पर अपना नाम बदल दिया और दिखावा किया कि वह एक पुरुष है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रमा देवी।
रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्धा, उनका नाम दीदी से निकला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों और जमींदारों की जगह अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। दूसरा है, गुलाम और आश्रित अपने उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार थे, मगर अपने मेल और संरक्षकों के प्रति नहीं। तीसरा है, मध्यकालीन इतिहास में योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। अगला प्रश्न है, जन्म के आधार पर मिलने वाला विशेषाधिकार। उदाहरण के लिए लोगों का मानना था कि कुलीन लोगों को शासन करने के लिए अधिकार विरासत में मिलते हैं, क्योंकि वे कुछ खास परिवार में पैदा हुए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जन्मसिद्ध अधिकार। जन्मसिद्ध अधिकार जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा है। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। अगला प्रश्न है, खिलजी और तुगलकों शासकों ने सैन्य कमांडर को अलग अलग आकार के प्रदेशों राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। इन भूमियों को डैश कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इक्ता। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इख्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका कर्तव्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इख्ता में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुक्ति। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक सुल्तानों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इख्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, मुक्ति का कर्तव्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और उनके एकता में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। दूसरा है, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का प्रभावी तरीका था, उनका वंश परंपरा से चले और उन्हें कोई भी एकता बहुत समय के लिए मिले जिसके बाद उसको स्थानांतरण कर दिया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुख्ती कहे जाते थे। मुख्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेनाओं के बदले वेतन के रूप में मुख्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में मवेशियों और घरों पर भी कर लगाए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोरक्को। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं, अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है। अगला प्रश्न है, चंगेज के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत के किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली और मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया। दूसरा है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना पर हमला किया था। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है।
चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांसआक्सियाना पर हमला किया और इससे शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल शासक अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में किस शासक की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर वंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।